हेलो 10th क्लास। तो कैसे हैं आप लोग। तो केमिस्ट्री में आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस वाले में हम देखते हैं कि फर्स्ट लेसन में हमें किसके बारे में जानना होता है। फर्स्ट लेसन का जो नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसी के बारे में जानना होता है कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उनका इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। तो आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है और इनका अभिक्रियाएं क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। आपका जो पाठ का नेम है, पहला प्रश्न आपका रासायनिक अभिक्रिया ही बनता है कि आगे ये है क्या, केमिकल इक्वेशन क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपका जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसे हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया मतलब कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपका केमिकल में भी, परमाणु में भी हो सकती है, परमाणु में भी होती है और हमारे घरों में भी होती है। तो घर में जैसे कि समझाते हैं रासायनिक अभिक्रिया से घर में कैसे होती है। डेली हम लोग चावल बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आप लोग चावल लेते हैं और चावल एक गर्म पानी, उबला हुआ पानी जो होता है, बॉयल पानी होता है, उसमें चावल को मिक्स करते हैं और गर्म करते हैं, यानी कि पकाना जिसको बोलते हैं, क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, दो पदार्थ था और दो पदार्थ आपस में मिल गए, एक दूसरे से जुड़ गए और मिलकर क्या बनाए, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए और नए पदार्थ का नाम क्या था, इनसे अलग बन गया। तो समझ में आ रही होगी, डेली का ये है। तो ये एक तरह से क्या बन गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया बन गया। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसी प्रकार से अगर हम चावल में दाल मिला दें और कुछ मसाले मिला दें और उनको अच्छी तरह से गर्म कर दें तो जो हमारा बनेगा वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होगा। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक दो तीन पदार्थ क्या हो रहे हैं यहाँ पे आपस में भाग ले रहे हैं और आपस में मिल के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यही आपका परिभाषा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो उसी प्रकार से आप खिचड़ी बना दिए, आप लोग मीठा खाने के मन में चलो खीर बनाते हैं ना, दीदी भात और खिचड़ी बना छोड़ दी। तो चलो भाई, अब आप पदार्थ देख लो, जैसे चावल हो गया आपका, दूध हो गया और आपका चीनी हो गया और साथ में आपको कुछ मेवे जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या डालना है। उसके बाद आप तीनों को सम्मिश्रण कर दिए तो एक नॉर्मली खीर है और आप लोग को अच्छा टेस्टी खीर बनाना है तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं उसमें। तो फिर आपने क्या बनाया, खीर बनाया, बहुत मीठा खीर बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि चावल, दूध और चीनी, तीनों लोग के जो अंश होते, जो पार्टिकल्स होते, जो उनके गुण होते, चावल का गुण दूध में, दूध का गुण चावल में, चीनी का जो भी अंश होता है, जो मिठास होता है, जिसमें सुक्रोज होते हैं, वो आपके चावल और दूध के कण कणों में समा गए होते। तो रिएक्शन ऐसी होती है, इनके परमाणु उनके साथ, उनके परमाणु उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है। इन तीनों के जो परमाणु होंगे, परमाणु का मतलब चावल में स्टार्च होता है, स्टार्च का मतलब ग्लूकोज के बहुत सारे भंडार होते हैं, तो ग्लूकोज में भी C6H12 और C6 परमाणु है। दूध में भी आपका लैक्टोज होता है, लैक्टोज के भी सूत्र होते हैं C12H22O11, उनके परमाणु हो गए। चीनी के भी सूत्र होता है C12H22O11, इनके परमाणु हो गए। तो सारे परमाणु क्या होते हैं, आपस में मतलब खिचिर पिचिर कुछ ऐसे रिएक्शन करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इन दोनों में मतलब कि क्या बताएं कि इन तीनों के गुण मिलके एक नया गुण बनाता है, एक नया स्वाद और एक नई रंग, मतलब रंग तो सारा मिलकर तीनों को मिला के बनता है और एक नई खुशबू आ जाती है जिसको बोलते हैं खीर बन गया। यानी कि यही पदार्थ से क्या बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। ऐसा समझ में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसी से एक पॉइंट ये निकलता है कि यहाँ पे जो डाल रहे हैं और इन्हीं से क्या बन, नया चीज बन रहा है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जो अभिक्रिया करते हैं, चावल और पानी क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करने वाले मतलब व्यक्ति हो गए ना, तो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और करके कुछ नया बनाएंगे। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नया चीज बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल कहते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, चावल, दाल, मसाले, ये आपके क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं और इनके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उन्हें हम
प्रतिफल कहते हैं। आए समझ में, प्रतिफल किसे कहते हैं। यहाँ पे चावल, दूध, चीनी क्या हो गया आपका अभिकारक हो गया, और अभिकारक के जो बाद खीर बना है वो क्या हो गया हमारा प्रतिफल हो गया। ये हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको घर से समझाया, क्या समझ में आया होगा, किचन से समझा दिया आपको। अब हम पहुंचते हैं लैब में, मतलब प्रयोगशाला में चलते हैं, और वहां पे रासायनिक अभिक्रिया थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदाज में करते हैं। तो ये आपको बेसिक में समझा दिए। अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए कार्बन को क्या कर दिया गया, ऑक्सीजन में जला दिया गया। ऑक्सीजन में क्या कर दिया गया, जला दिया गया, हीट मतलब जला दिया गया। तो यहाँ से क्या बन गया आपका एक नया पदार्थ बन गया, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ मिलकर क्या बनाए, नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इनके कहीं ना कहीं गुण इनसे अलग ही होते हैं। बिल्कुल सही। कार्बन आपका ठोस अवस्था में होता है, इसको कोयला के रूप भी बोलते हैं, और ये आपका गैस अवस्था में होता है। और इनसे मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो क्या बना है आपका गैस अवस्था, मतलब गैसीय अवस्था में बना हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, ये आपका गैस उत्पन्न करने के लिए बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कराते क्यों है, ऐसा प्रश्न भी आप लोग का शायद है। हाँ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों जरूरी है, रासायनिक अभिक्रिया का लाभ क्या है। तो रंग परिवर्तन के लिए रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भी होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद रंग उनका क्या होता है, चेंज हो जाता है। रंग परिवर्तन के लिए अभिक्रिया कराते हैं। अवस्था परिवर्तन के लिए, जैसे कि यहाँ पे ठोस था, अब क्या हो गया, गैस हो गया, उसका अवस्था क्या हो गया, चेंज हो गया, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला गया। ताप परिवर्तन भी हो जाता है ना, उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी भी मतलब हो जाता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया के लाभ हो गए। ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो इससे मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। समझ में आ गया होगा। और परिभाषा याद हो गया कि नहीं हो गया, कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया होगा, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। जो आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्टेंट मिलकर एक नए प्रोडक्ट बनाते, मतलब नया चीज बनाते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट बोलिए या क्या बोलिए, प्रतिफल बोलिए, इसे प्रतिफल कहते हैं। ये हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया भी दो टाइप की होती है, जिसको बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके दो प्रकार देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के, भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया। कितने प्रकार होते हैं इसके, दो प्रकार होते हैं। एक आपका भौतिक अभिक्रिया, रिएक्शन आपका भौतिक भी होता है और आपका रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक भी होता है। तो भौतिक अभिक्रिया फिजिकल रिएक्शन, और एक आपका होता है केमिकल रिएक्शन, जिसको बोलते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो भौतिक और एक रासायनिक। देखिए भौतिक जो होता है फिजिकली जो आपका होता है रिएक्शन, इसमें आपका अवस्था मतलब पुनः अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका अभिकारक हुआ, अभिकारक समझ में आया था ना, जो अभिक्रिया करवाते हैं, और ये हमारा क्या बन गया, प्रतिफल बन गया। तो मतलब कि जो इस अवस्था जो अभिकारक अगर प्रतिफल बन जाएगा तो पुनः प्रतिफल को हम अभिकारक बना देंगे, उस अवस्था को बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। इसको अवस्था क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। वही हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसको अगर एक बार अभिकारक को, ये हमारा एक बार अभिकारक अगर प्रतिफल में बदल गया तो ये दोबारा से उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी कि अभिकारक अगर प्रतिफल में बदल जाता है तो पुनः वो प्रतिफल में आ जाए, उसी रूप में आ जाए, और आपका भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। और ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से अगर एक बार प्रतिफल बन गया तो दोबारा वो अभिकारक नहीं बन सकता, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय, इनवर्स साइड बोलते हैं, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय। ठीक है, तो ये आपका भौतिक अभिक्रिया जो होता है वो आपका उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है अगर इससे ये बन सकता है तो इससे भी बन सकता है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये आपका कैसा अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ये आपका कैसा है, अनुत्क्रमणीय, मतलब ये चेंज नहीं होता है, तो अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है।
ठीक है। इसमें जो होता है समझ में आ गया होगा ना कि एक अवस्था से पूर्ण अवस्था में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको पूर्ण अवस्था में ला सकते हैं, पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है। और इनमें क्या लिख सकते हैं कि इन्हें पूर्ण अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ये आपका पूर्ण अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं, ये पूर्ण अवस्था में वापस नहीं ला सकते। तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा बल्ब का जलना, कोयले का जलना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, बल्ब का जलना और आपका क्या हो जाएगा, कोयले का जलना। लेकिन कोयले का जलना मतलब एक बार कोयले आप जलाएंगे और जलाने के बाद जो उसका लवा प्राप्त होगा, लवा मतलब पूरा गर्म कोयला ठंडा होगा, फिर से काला ही हो जाएगा, नहीं वही कोयला में बदल जाएगा। तो कोयले का जलना क्या हो जाएगा आपका, उत्क्रमणीय प्रोसेस यानी कि भौतिक अभिक्रिया है। बल्ब का जलना मतलब अभी बल्ब जल रहा है, उसमें अभी अभिक्रियाएं चल रही है, कुछ फिजिकली अभिक्रियाएं चल रही है, फिर स्विच बंद करेंगे फिर से वही वाला अवस्था में आ जाएगा बल्ब का जलना। लेकिन अगर कोयले का जलना है, अगर यही कागज को जला दे तो कागज का जलना, बताइए तो कागज का जो जलना अभिक्रिया है वो कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि एक बार कागज जल के राख बन जाएगा तो ये राख पुनः कागज नहीं बनेगा। फिर आपका हो जाएगा दूध का दही बनना। दूध का दही बनना कैसा अभिक्रिया है, दूध का दही बनना आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अगर ये दूध है, दूध अभिकारक हुआ, अगर दूध में नींबू या खट्टा चीज डाल दी और वो दही बन गया तो फिर दही को दूध में नहीं बदल सकते हैं। तो दूध का दही बनना भी कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर आपका लोहे पे जंग लगना, क्या हो जाएगा आपका, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग अगर एक बार लग जाती है तो वापस वो पुनः से उसी अवस्था में जर्जर हो जाती है, लोहे का द्रव्यमान खत्म हो जाता है, पतला हो जाता है लोहे, फिर से वो चादर नहीं बन पाएगी उतनी। तो ये हमारी अभिक्रिया का प्रकार हो गया, दो टाइप की, रासायनिक और भौतिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया। अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो गया, इसका यूज भी देख लिए कि रासायनिक अभिक्रिया किस लिए होता है। उसका अवस्था चेंज करने के लिए होता है रासायनिक अभिक्रिया, रंग परिवर्तन के लिए होता है, ताप परिवर्तन के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब आपका रासायनिक अभिक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम पहुंचते हैं रासायनिक समीकरण पे। समीकरण क्या होता है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट से। और हम पहुंचते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन पे कि क्या होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में समीकरण का नाम ही होता है एक सूत्र के रूप में समेटना, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए जो अभिक्रिया भी चल रही थी कि कार्बन को किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन में जल गया, किसमें, ऑक्सीजन में जल गया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हो रही आपकी अभिक्रिया, वो भी कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अभिक्रिया चल रहा है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। और ये आपके जो भी हैं ये क्या है, आपके अभिकारक हैं, ये आपके क्या है, अभिकारक हैं, और ये आपके क्या है, प्रतिफल हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन यही रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके परमाणु या अणु है उनको छोटा लिखना, संक्षेप में लिखना, संकेत में लिखना, या बोले तो सूत्रों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है रासायनिक समीकरण, तो जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो उनके जो अभिकारक है और जो प्रतिफल है, अभिकारक में कौन है आपका, कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है। तो जो आपका अभिकारक है और जो आपका प्रतिफल है उनको संकेत में लिखना। संकेत बोले तो कार्बन का संकेत क्या होता है, C होता है, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है आपका, O2 होता है, और ये दोनों को मिलाने से जो प्रतिफल बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है आपका, CO2 होता है। तो जो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी तो उनमें जो अभिकारक है ये क्या है, दोनों अभिकारक है, और ये जो आपके क्या है, ये प्रतिफल है। तो ये अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफलों को संकेत में लिखना, या संक्षेप बोलिए, संकेत बोलिए, संकेत का मतलब होता है साइंबल, पहचान, या संक्षेप बोले तो छोटा में लिखिए भाई उसको, संक्षेप में, या सूत्रों में, इसमें भाई सूत्रों में लिखना ही रासायनिक क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसको, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं प्रतिफलों को संकेत, संक्षेप या सूत्रों में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण।
तो जो हमारे रासायनिक समीकरण होते हैं ना, वो दो प्रकार से होते हैं। पहले इसका रासायनिक समीकरण लिखने के नियम ही होते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तो नियम ये कर रहा है, 2-3 नियम है, सुन लीजिए ध्यान से। नियम पहले ये है कि जो आपके अभिकारक के जो भी परमाणु होंगे, अगर एक से ज्यादा है तो उन दोनों परमाणुओं के बीच आप प्लस का चिन्ह दीजिए। ये आपका पहला नियम कहता है। पहला नियम आपका ये कहता है कि जो अभिकारक होते हैं इनको आपको बाएं तरफ लिखना है और प्रतिफल को दाहिने तरफ लिखना है। दूसरा नियम कह रहा है कि अभिकारकों के बीच जो होता है, अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, जितने भी अभिकारक है सबके बीच में आपको प्लस का चिन्ह देना है और अधिक आपका प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं तो एक प्रतिफल और दूसरा अगर प्रतिफल कोई होगा तो उनके बीच में क्या करना है, आपका प्लस का चिन्ह देना है। और तीसरा नियम कहता है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में ऐसा निशान देना होता है, तीर का निशान देना होता है। यही आपका क्या होता है, रासायनिक समीकरण के नियम होते हैं। तो रासायनिक समीकरण का नियम आपका क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए अभिकारक है और बी भी अभिकारक है, तो अभिकारक को हम लिखेंगे बाईं तरफ और दोनों के बीच में क्या डाल देंगे, प्लस का चिन्ह डाल देंगे। और अगर आपका कोई प्रतिफल प्राप्त होता है सी और डी, तो इन दोनों के बीच में भी प्लस रहेगा, लेकिन इसको लिखेंगे दाहिना तरफ, इसको लिखेंगे बाईं तरफ। ये हमारा क्या है, अभिकारक है, इसको लिखेंगे बाईं तरफ और इसको लिखेंगे दाईं तरफ, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रतिफल है। और दोनों के बीच में क्या चिन्ह दे देंगे हम, तीर का निशान यानी एरो मार्क्स दे देंगे। यही हमारा समीकरण लिखने का नियम कहता है। 3 नियम मात्र है। अभिकारक को लिखिए बाईं तरफ, प्रतिफल को लिखिए दाईं तरफ। अभिकारक और प्रतिफलों के बीच में प्लस प्लस का चिन्ह लगाइए और इन दोनों के बीच में क्या लगाइए, हाँ, एरो मार्क्स का चिन्ह लगाइए। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, ये संतुलित या तो असंतुलित, ठीक है, और बैलेंस या तो अनबैलेंस होते हैं इक्वेशन, संतुलित या तो असंतुलित। ये संतुलित असंतुलित का मामला क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H प्लस Cl2, क्लोरीन अकेले नहीं रहता ना, Cl2 अवस्था में रहता, और हम बना दें यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ लिख रहे हैं C प्लस O2, ये हमारा बन गया CO2, या S प्लस O2, ये हमारा बन गया SO2। तीनों हमारी समीकरण ही है। रासायनिक अभिक्रिया को छोटा में लिख दिया मतलब समीकरण है, लेकिन ये जो समीकरण हम लिखे हैं वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, वो देखने के लिए हमें अभिकारक के परमाणु को प्रतिफल के परमाणु में तुलना करना होता है कि अभिकारक में जो परमाणु हो वो कितने हैं और प्रतिफल में जो परमाणु है वो कितने हैं। अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो क्या है, वो असंतुलित है। हम क्या देख रहे हैं कि इस अभिकारक, ये आपके बाईं तरफ में क्या है, आपका अभिकारक है, और आपका दाईं तरफ में क्या है, आपका प्रतिफल है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। बाईं तरफ कार्बन कितना है, 1 है, तो दाहिने तरफ कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन अगर 2 है इस तरफ अभिकारक में, तो प्रतिफल में कितना है, वहां भी 2 है। तो ये इसको बोलेंगे कि यह समीकरण क्या है, आपका संतुलित है, यानी कि बैलेंस इक्वेशन है। कैसा समीकरण है, आपका संतुलित समीकरण है। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस तरफ और इस तरफ में क्या परमाणु सेम है। सल्फर भी 1 है, सल्फर कितने परमाणु है, 1, और ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2। तो यहाँ भी सल्फर के 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो इसको बोलेंगे ये भी आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। क्या है, ये भी संतुलित समीकरण है, क्योंकि इधर जितने भी परमाणु बाहर निकलेंगे उधर इतने परमाणु बाहर निकलेंगे, तो दोनों का मात्रा क्या है, मतलब तराजू में क्या है, सेम ही है, इसको बोलेंगे संतुलित। लेकिन असंतुलित क्या होते हैं, इस तरफ H कितना है भाई, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, ओके, इधर H कितना है, 1 है, बिल्कुल सही बात है, सेम, लेकिन क्लोरीन कितना है आपका, 1 है, तो ये इसका भार निकालने में इसका भार ज्यादा आ जाएगा, इसका कम आ जाएगा, मतलब कि यह समीकरण बैलेंस नहीं है, यह हमारा असंतुलित समीकरण है। जितना मात्रा लगाए है ना अभिकारक बनाने में, जैसे मान लीजिए 2 केजी दूध में आप चावल खीर बना रहे हो और थोड़ा सा खीर बन जाए तो बोलेंगे ना कि भाई ज्यादा मात्रा दिए थे, कम ही प्रतिफल प्राप्त हुआ, ज्यादा मात्रा क्लोरीन के दिए हैं, प्रतिफल क्या बना है, कम बना है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, संतुलित समीकरण नहीं है। तो ये हमारा होता है असंतुलित समीकरण। इसमें क्या देखना होता है, अभिकारक के परमाणु और प्रतिफल के परमाणु को देखना होता है गिन कर, कि अगर मात्रा ऊपर नीचे आ रही है किसी की भी तो उसका मतलब वो असंतुलित है। और दोनों तरफ अगर बराबर आ रहा है ना, इधर टोटल कितने परमाणु है बताइए, 3 है, इधर कितने परमाणु हो गए आपके, 3 हो गए, तो बराबर है, बैलेंस में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संतुलित और इसको बोलते हैं असंतुलित। समझ में आ गया संतुलित असंतुलित क्या होता है, जो आपका असंतुलित होता है ना उसको संतुलित करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संतुलित समीकरण करना सीखेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने रासायनिक अभिक्रिया पे भी।
तो संतुलित करना सीखना इतना बड़ी बात भी नहीं है, हम इसमें भी सीख सकते हैं, काम करते हैं इसको सीख ही लेते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। बहुत ही इजी स्टेप पे आप सीख सकते हो। ठीक है, संतुलित करना सीखेंगे। अब इसी को संतुलित करना सीखते हैं कि ये असंतुलित है तो संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस तरफ वाले में इसके लिए डब्बा भी बनाते हैं। ठीक है, इसे डब्बा बना देते हैं कि ये हमारा, इसमें परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु समझ जाएंगे, और यहाँ का बाईं तरफ लिख देते हैं और यहाँ का दाईं तरफ लिख देते हैं। या बाएं दाएं नहीं समझ में आए तो आप इसका अभिकारक लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं प्रति, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो परमाणु में आपका कौन कौन है, क्लोरीन और Cl ही तो है, H और Cl ही तो है। तो बाईं तरफ में कितने हैं H, तो बाईं तरफ H1 है और Cl कितना है, 2 है। दाएं तरफ H कितना है, 1 है, Cl कितना 1 है। तो ऐसे आप टेबल बना के भी देख सकते हो कि वो असंतुलित है कि संतुलित है। ये आपका क्या मिल गया, असंतुलित टेबल मिल गया। इसको संतुलित करने के लिए हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें, ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है और ये 1 है। इसको 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो संतुलन करने का आपका नियम होता है कि संतुलित करने के लिए आप नीचे कोई भी गुना नहीं कर सकते हो। जो भी आपका परमाणु का गुना करना है, मात्रा बढ़ाना है, तो आपको आगे में गुना कर सकते हैं, यहाँ गुना कर सकते हैं, यहाँ गुना कर सकते हैं, इसके नीचे वाले को छू भी नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि H 1 है, H 1 है, बहुत अच्छी बात है। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है। इसको 2 करने के लिए क्या यहाँ 2 लगा दे, नहीं ये गलत हो जाएगा। हम जो भी कुछ कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं, इससे Cl क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिए Cl भी 2 और यहाँ से 2 गुना हो गया तो क्लोरीन भी 2, यानी कि टेबल जब संतुलित टेबल बनाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, कि परमाणु में और आपका अभिकारक है ये, और आपका ये क्या है, आपका प्रतिफल का टेबल है H और Cl। ओके, तो हम देख रहे हैं कि अभिकारक में हमारा अभिकारक में क्लोरीन कितना था, 2 था। अब हम प्रतिफल में भी 2 कर लिए, प्रतिफल में कितना कर लिए, 2 कर लिए। लेकिन 2 से गुना करने के बाद अब H भी कितना हो गया, 2 हो गया, यानी H कितना हुआ, प्रतिफल में 2 हो गया। लेकिन इधर तो 1 ही रह गया। तो इधर का मामला सेट करने के लिए बहुत ईजी, अकेला व्यक्ति है, यहाँ से 2 से गुना कर देंगे और क्या, ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम संतुलित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको गुना ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस गुना ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना करने से H 2 हो गया तो हो गया 2, और यहाँ 2 गुना करने से H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। तो मेरा क्लोरीन पहले से 2 था ही। ये अभिक्रिया जो हो गई हमारी कैसी हो गई, ये हमारी संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस को बैलेंस करना, इसको बोलते हैं असंतुलित को संतुलित करना। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं 2 Mg + O2 और यहाँ बन गया MgO। तो आप बिना टेबल बनाए भी इतना टाइम लॉस होता है ना टेबल बनाने में, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे Mg कितना है, 2 है, O कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 2 है। यहाँ पे Mg 1 है और O भी कितना है, 1 है। मतलब जस्ट डबल ही तो करना है, यहाँ पे दुगुना पदार्थ, यहाँ का सिंगल पदार्थ है। इसके लिए हम इधर कुछ कर ही नहीं सकते, जो भी करना है यहाँ कर सकते हैं, क्यों ना 2 से गुना कर दें। अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो Mg हमारा कितना हो जाएगा, 2 Mg, और वो भी कितना हो जाएगा हमारा 2। अब जाके इधर कुछ छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अभिकारक और प्रतिफल दोनों बैलेंस हो गए। तो अब बोलेंगे ये हमारा अभिक्रिया कैसी होगी, संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो कोई भी अभिक्रिया असंतुलित अवस्था में अगर दिखे तो उसको संतुलन करना चाहिए। अगर संतुलन को ही हम लोग राइट मानते हैं। केमिकल रिएक्शन में कहीं भी आगे का पार्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी रिएक्शन असंतुलित नहीं रहती है, वो 100% मतलब संतुलित में ही रहती है, इसका अस्तित्व संतुलन में ही है। ठीक है, इसको बताने के लिए प्रकार में असंतुलन दे दिया गया तो उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा, करना ही होता है। तो ये हमारा हो गया संतुलित अभिक्रिया, संतुलित को असंतुलित कैसे करते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए N2 + 3H2 है और ये बन गया हमारा NS3। इसको संतुलित करना है, कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है ना। इधर कितने हैं बताइए, इधर 2 है और इधर कितने हैं, 3 है। यहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ऐसा क्या करें कि आपस में दोनों बराबर हो जाए। तो हम सोच रहे हैं कि इस साइड में N2 कितना है, N2 हमारा 2 है। तो इधर के वाले को 2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हम जोड़ लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इधर वाले के लिए हम यही कर सकते हैं, अगर ये 2 है तो कुछ नीचे तो कुछ कर नहीं सकते, लो भाई 2 लगा दें, नहीं जो करना है हमको यहाँ सामने करना है, गेट पे करना है, तो लो भाई 2 गुना लगा दिए। इससे क्या हो गया हमारा n हमारा 2 हो गया, इधर भी n क्या हो गया हमारा 2 हो गया, इधर भी n कितना हो गया हमारा 2 हो गया, इधर n 2 था ही, चलो बैलेंस हो गया ओके। लेकिन h कितना हो गया, h 3 पहले से था और 2 से गुना होने के बाद अब 6 हो गया।
H कितना हो गया हमारे यहाँ पे 6 हो गया। तो अब इधर का मामला बिगड़ गया, इधर H तो 2 ही है, चलो इधर 6 करते हैं। इधर 6 करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 कर दे, नहीं आगे में कुछ करना होता है। तो आगे में ऐसा क्या गुना करें कि 6 बन जाए, तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 बन जाएगा। ये हमारा कितना हो गया 6। तो ये रिएक्शन होगी हमारी बैलेंस रिएक्शन यानी कि संतुलित समीकरण। तो सीख गए होंगे असंतुलित को संतुलित कैसे करते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही देखते हैं, हमारा वीडियो लेंदी हो जाएगा। आगे के पार्ट में हम लोग बहुत अच्छा चीज पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी होती है, संतुलित अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, जितनी टाइप की अभिक्रिया होती है सबको निपटेंगे ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, मग्न रहिए, टेक केयर, बाय।